गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। AIMIM के मुखिया कल से 3 दिन के लिए यूपी दौरे पर जा रहे हैं। उनका पहला पड़ाव अयोध्या का रुदौली है, मगर ओवैसी ने अपने अयोध्या दौरे को अयोध्या न कहकर फैजाबाद कहा है। अयोध्या को फैजाबाद कहने के पीछे ओवैसी की अपनी चुनावी राजनीति है, मगर ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले ही विवाद छिड़ गया है। अयोध्या के महंत परमहंस दास ने मुस्लिमों के लिए विवादित बोल बोले तो बीजेपी ने ओवैसी को नसीहत दी है कि राम की नगरी में जा रहे हैं तो रामलला के दर्शन भी कर लें। इस पूरी राजनीति में धर्मयुद्ध है, ऐसा धर्मयुद्ध कि हमें कहना पड़ रहा है मजहब नहीं सिखाता। यह रिपोर्ट देखिए। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान। असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरा जिन्ना है। हिंदुस्तान का इस्लामिक रावण यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। धर्म की नगरी है, सियासत का जोर है, यूपी का चुनावी शोर चारों ओर है और राजनीति के इस शोर के केंद्र में है प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जिसके धुरी पर उत्तर प्रदेश का चुनावी संग्राम धर्म युद्ध में बदल गया है। अब कोई कहता रहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन वोटों की लड़ाई में जब मजहब पर बयानों का मुलम्मा चढ़ाया जाता है तो बात रावण तक पहुंच जाती है, नफरत जिन्ना के रूप में नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरा जिन्ना है। हिंदुस्तान का इस्लामिक रावण यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ओवैसी ऐसा क्या कर बैठे हैं कि बुराई के बड़े बड़े प्रतीकों से उनकी पहचान जोड़ी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी मोर्चा आगे बढ़ाने के लिए ओवैसी ने अयोध्या को अगला पड़ाव बनाया है, लेकिन इस दौरे से पहले उन्होंने अपनी सियासत से मेल खाता बड़ा दांव भी चल दिया। ओवैसी पहुंच तो रहे हैं अयोध्या, लेकिन बता रहे हैं फैजाबाद। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाना है और योगी हुकूमत को हराना है। अयोध्या के नाम से बचने के लिए ओवैसी सच को गोल कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि योगी सरकार ने नवंबर 2018 में ही फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। इस लिहाज से उनका चुनावी दौरा अयोध्या में ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर श्री राम की नगरी अयोध्या के नाम से ओवैसी की ये कैसी दूरी है। कोई ओवैसी पर हमला बोल रहा है तो कोई सद्बुद्धि के लिए रामलला के दर्शन की नसीहत दे रहा है। हिंदुस्तान का इस्लामिक रावण यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिन के दौरे पर अयोध्या आ रहा है, लेकिन अयोध्या लिखना उसे गवारा नहीं है। अयोध्या से ऐसी नफरत है कि अयोध्या पूरा क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद भी उसको वो अपने पोस्टरों में फैजाबाद लिख रहा है। जिस तरह से पोस्टर में असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या न लिखवा करके फैजाबाद लिखवाया है, तो इसको लेकर के साधु संतों में और अयोध्या वासियों में नाराजगी है और हमने आज जो है तो प्रशासन को सूचना दे दिया है कि अगर वह फैजाबाद हटा के अयोध्या नहीं लिखता है तो उसकी रैली अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं होनी चाहिए और इसके बावजूद भी अगर होती है तो हम लोग रोकेंगे। अयोध्या के नाम से दूरी पर ओवैसी की क्या मजबूरी है, ये उनके बयान से भी समझिए, क्योंकि अयोध्या पर उनकी सियासत का समीकरण बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। अपने दौरे से पहले अयोध्या को बार बार फैजाबाद बुलाना ओवैसी की सियासी चाल है और इस चाल पर अब अयोध्या में बवाल ही बवाल है। अगर वह फैजाबाद हटा के अयोध्या नहीं लिखता है
तो उसकी रैली अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं होनी चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर होती है तो हम लोग रोकेंगे। ओवैसी के दौरे से पहले ही अयोध्या पर फैजाबाद के नाम को लेकर राजनीति का रंग चढ़ चुका है। नेता दो धड़े में बंट गए हैं और ओवैसी के समर्थन में भी आवाज आने लगी है। भारत के बाहर के लोग जो भी आएगा वो फैजाबाद जानेगा। भारत के यूपी के बाहर के लोग फैजाबाद जानते हैं। वो अयोध्या एक स्टेशन था, अयोध्या नगरी है, उसको लोग जानते हैं। और फैजाबाद जो उन्होंने छापा है, हम उसके सही बात है। यूं भी अयोध्या इस बार यूपी की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बीएसपी ने भी अयोध्या से ही अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है और अब मिशन यूपी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ओवैसी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ओवैसी के अयोध्या जाने का असर क्या होगा, इसकी झलक उनके दौरे से पहले ही दिखाई पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। मजहब की राजनीति का उत्तरकांड आपने देख लिया। अब आइए आपको झारखंड में मजहब के लिहाफ में लिपटी राजनीति का एक और रंग दिखाते हैं। यहां हुआ यूं कि हेमंत सरकार ने जिस दिन से विधानसभा में एक कमरा मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी दिन से हंगामा बरपा है। मगर बीजेपी वाले एक कदम आगे निकल गए। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर ही भजन कीर्तन शुरू करा दिया। अब विवाद गहरा गया है और हम यही बोल रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता। कोई कीर्तन केंद्र की तस्वीर नहीं है, मंदिर भी नहीं है, माता का जगराता भी नहीं है, तीर्थ नहीं है, धाम नहीं है, शक्तिपीठ नहीं है, शिवालय नहीं है, भजनालय नहीं है। न यहाँ कृष्ण विराजते हैं, न राम रहते हैं, न ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन फिर भी ये भजन है विशेष। ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये झारखंड की विधानसभा का प्रांगण है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। रांची में झारखंड की विधानसभा में बीजेपी के विधायक मंजीरा बजा रहे हैं, ढोल पर थाप दे रहे हैं और भजन गा रहे हैं। मतलब जिस विधानसभा में जल जंगल जमीन पर चर्चा होनी है, अवैध खनन पर बात होनी है, रोजगार सिंचाई की बात होनी है, उसी झारखंड में इन सब बातों से ही तर भजन हो रहा है। तो सुनिए भजन। लेकिन विधानसभा के भीतर ये भजन क्यों हो रहा है, इसको भी साथ साथ सुनते चलिए। तो हुआ यूं था कि झारखंड की हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के लिए एक कमरा आवंटित किया है, जिसमें मुस्लिम विधायक नमाज पढ़ सकें। सरकार के इसी फैसले को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। पहले बीजेपी के विधायकों ने अल्पसंख्यकों की तर्ज पर बहुसंख्यकों के लिए भी भजन कीर्तन के लिए कमरे की मांग की थी। अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों न पढ़ें? इस मांग पर बात बनती इसके पहले ही बीजेपी के विधायकों ने भगवा तख्ती उठाई, भगवा चोला डाला और शुरू हो गया ढोल मंजीरा के साथ भजन कीर्तन। देखिए, विधानसभा ने अन्याय किया है। धर्म विशेष को आराधना के लिए आपने कमरा अलॉट किया, इस्लाम धर्म की आराधना को। इसका अर्थ हुआ कि आपने विराट हिंदू समाज को, जो सनातनी समाज है, जो सरना समाज है, उसे अपमानित करने का काम किया है। या तो आप इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करिए, अन्यथा सारे धर्मों को कमरा अलॉट कराइए। यही हमारा मांग है। समझ रहे हैं ना? मतलब विधानसभा के भीतर मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, गुरुद्वारा बना दीजिए, चर्च बना दीजिए, और हाँ, सनातनी विधायकों की संख्या के हिसाब से कम 10 कमरे दीजिए। यही क्यों, इनके साथी संगाती भी तो इन्हीं के सुर में कीर्तन गा रहे हैं। अरे मंदिर में भजन कीर्तन नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी विशेष समुदाय को, जिसको आप कहते हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए दिया जा सकता है तो प्रश्न उनसे है। बहुसंख्यक के लोग भी अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कीर्तन गा रहे हैं, कुछ अपनी भावनाएं बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नाराजगी जता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नमाज के लिए कमरा देकर सोरेन ने तो गलत कर दिया और इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने
का जो काम विधानसभा अध्यक्ष जी और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जी ने तुष्टीकरण की नीति को पोषित करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए किया है, इसका भारतीय जनता पार्टी का विधायक विरोध कर रहे हैं, झारखंड की जनता विरोध कर रही है। 2 दिन पहले पूर्व स्पीकर और बीजेपी के नेता सीपी सिंह ने तो विधानसभा के भीतर मंदिर बनाने की मांग तक कर डाली थी। कांग्रेस से लेके सारे जो दल हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण वोट के लिए करते हैं और उसी के कारण झारखंड विधानसभा में एक कमरा नमाज अदा करने के लिए आवंटित की गई है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है कि सर्वधर्म समभाव की भावना को देखते हुए वहाँ पर विधानसभा परिसर के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। झारखंड के बहुसंख्यकों ने पहली बार ही देखा होगा कि उनके प्रतिनिधि इतने आस्थावान हैं, इतने आध्यात्मिक हैं। जब दल के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते हैं ना, कोई टॉपिक नहीं रहता है, तो इसी तरीके का आचरण अपनाकर सदन को बाधित करने का उनका पहले से ही प्लान है। सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि ये सब बेवजह का विवाद बढ़ाने की कोशिशें हैं। उसका काम है विरोध करना हर चीज का। ये अच्छा काम हुआ ना। हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, दिक्कत होती थी थोड़ा नमाज पढ़ने में, अपना केबिन में दिया गया है। इस दलील के बावजूद बीजेपी ने सरकार की घेराबंदी कर दी। कहना बहुत सरल है और समझना उससे भी सरल कि झारखंड के विधानसभा के भीतर मंदिर और मस्जिद का विवाद अभी लंबा चलेगा। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। झारखंड में मजहब के नाम पर मची लड़ाई से बाहर आइए और चलिए महाराष्ट्र की राजनीति में। तालिबान के नाम पर मची जंग की ओर 3 दिन पहले जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी, मगर 3 दिन के बाद भी विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक तो बीजेपी ही जावेद अख्तर के विरोध में थी, मगर अब शिवसेना ने भी जावेद अख्तर को नसीहत दे डाली है कि उन्हें ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए थी। यहां भी यही कहा जा सकता है, मजहब नहीं सिखाता। अपने लिखे इन संवादों के जरिए जावेद अख्तर कलमगारों की दुनिया में बहुत बड़े नाम हैं। ऐसे कई डायलॉग उनकी पहचान रहे हैं, लेकिन इस बार जावेद अख्तर अपने संवाद के जरिए नहीं, अपने विवाद के जरिए चर्चा में हैं। 3 दिन हो गया जावेद अख्तर को आरएसएस की तुलना तालिबान से किए हुए, लेकिन विवाद हो गया है हनुमान की पूंछ। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक रोज पहले बीजेपी के विधायक राम कदम ने जावेद अख्तर के खिलाफ भयानक विरोध प्रदर्शन किया था, कराया भी था। पोस्टरों पर कालिक पुतवाई थी, पुतले पर चप्पल चलवाई थी, साथ में धमकी भी भिजवाई थी कि चुपचाप माफी मांग ले जावेद साहब, वरना पूरे परिवार में किसी की भी फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। जावेद अख्तर जी एक बार अफगानिस्तान जाकर के देखे कि तालिबान क्या होता है, और एक दिन संघ की शाखा में आकर के देखिए कि आरएसएस क्या होता है। इसके लिए जावेद अख्तर जी को अपना बयान माफी मांगते हुए वापस लेना होगा। जब तक यह बयान वे वापस नहीं लेते, उनके परिवार की कोई फिल्म न केवल भारतवर्ष में, माँ भारती के मुल्क में, बल्कि समूचे विश्व में जो लोग संघ तथा संघ परिवार से जुड़े हैं, वे कोई भी लोग यह फिल्म चलने नहीं देंगे। बीजेपी ने तो जावेद अख्तर के खिलाफ मोर्चा खोला ही था, लेकिन बीजेपी से बैर करके महाराष्ट्र के सत्ता में बैठी शिवसेना भी तालिबान के मसले पर बीजेपी के सुरों की सरगम बना रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं उनकी विचारधारा तालिबानी है। शिवसेना प्रवक्ता ने भी माना कि किसी से नाराजगी अपनी जगह है, किसी की विचारधारा का समर्थन न करना भी अपनी जगह है, मगर क्या है ना कि तालिबान से तुलना ठीक नहीं।
और देश की किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये देश एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। चाहे कुछ लोगों की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी इस देश में तालिबान की प्रवृत्ति और विकृति यहाँ नहीं बढ़ेगी। यहाँ की जनता जो है वो लड़ने वाली जनता है, संघर्ष करने वाली जनता है। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, खास करके अपोजिशन की, इमरजेंसी भी देखी है ये लोगों। शिवसेना को भले ही लगता हो कि जावेद अख्तर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हीं के साथ महाराष्ट्र में सरकार के हिस्सेदार कांग्रेस को लगता है कि जावेद अख्तर ने कुछ गलत कहा ही नहीं, 100% सच कहा है जावेद अख्तर ने। जावेद अख्तर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही है और शायद इसीलिए इन लोगों को चोट पहुंची है। अगर ये हकीकत नहीं होता तो इस पर इतनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया नहीं आती। और जो आज वो ये बात कह रहे हैं कि इनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी, तो यही तो तालिबाना तरीक़ा है। तालिबान जो है वो यही काम करता है कि जो उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी अगर खड़े होने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में जो विरोधी है या विपक्षी है उसे तालिबान सोच का बताया जा रहा है। तारिक अनवर बीजेपी को तालिबानी सोच का दल कह रहे हैं। जावेद अख्तर आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को तालिबानी कह चुके हैं। आरजेडी आरएसएस को तालिबानी बता रही है, बीजेपी ओवैसी की पार्टी को तालिबानी कह रही है। मतलब यूँ समझिए कि कट्टरपंथी सोच का सवाल अपनी जगह है और उसी सोच के सवाल पर उठी राजनीति का मसला अपनी जगह है। यहाँ मुद्दा अफगानिस्तान का तालिबान नहीं, बल्कि तालिबान के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का जरिया है। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए घूम फिर कर फिर वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बोल की यहां पर झड़ी लगा दी है। अजीज कुरैशी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे थे, मगर प्रेम दिखाने के चक्कर में उन्होंने यूपी सरकार के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो भाषा के संस्कारों की बख्शा उधेड़ती है। अब अजीज के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। ये शैतान की और इंसान लड़ाई है, मतलब राक्षसों की। राक्षस, शैतान, खून पीने वाले दरिंदे, ये तो एक तरफ वो है, एक तरफ इंसान है, मतलब उनकी लड़ाई है। ये इंशाल्लाह पता आप ही की होगी। शैतान, दरिंदा, राक्षस, जल्लाद, अजीज कुरैशी साहब के दिल का पूरा गुबार इन शब्दों में गूंज रहा है। अपने चहेते आजम खान के परिवार से मिलने अजीज कुरैशी रामपुर पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की और फिर सरकार को कोसते कोसते शब्दों की ऐसी श्रृंखला बना दी कि सुनने वाले भी हैरत में पड़ गए कि क्या वाकई ये राज्यपाल के पद पर रह चुके किसी शख्स की जुबान है। शैतान की और इंसान लड़ाई है, मतलब राक्षसों की। राक्षस, शैतान, खून पीने वाले दरिंदे, ये तो एक तरफ वो है, एक तरफ इंसान है, मतलब उनकी लड़ाई है। जो उसमें होना है वो हो रहा है, देख रहे हैं आप। अजीज कुरैशी की माने तो सरकार आजम खान पर जुल्म कर रही है, सितम ढा रही है और जल्लाद जैसा सलूक कर रही है। जो जुल्म, जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट जिस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बयान आते रहते हैं, प्रेस में कह चुका हूँ। तो इसलिए अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था उनसे, हिम्मत रखिए आप, लोग साथ हैं आपके, अल्लाह साथ है आपके, मतलब ये इंशाल्लाह पता आप ही की होगी। भावनाओं के भूचाल में अजीज कुरैशी बोल तो बहुत कुछ गए, हमला करते करते शब्दों की हद भी पार कर दी। नतीजा ये हुआ कि ऐसे बयान को लेकर पूर्व राज्यपाल के खिलाफ ही केस हो गया। बात बयान से बढ़कर तालिबान तक पहुंच गई। जिस तरीके की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर अभद्र टिप्पणी की, उससे ये लगता है कि अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान फिलहाल कई मामलों के चलते जेल में बंद हैं। बीच में उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आजम की गिरफ्तारी के बाद से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पूर्वाग्रह वाली राजनीति का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के इसी सुर में अजीज कुरैशी ने भी सुर मिलाया, लेकिन राग बेसुरा छेड़ दिया। मोदी गवर्नमेंट को शर्म शायद आया, चुल्लू पर पानी मिले डूबने के लिए इनको अपने, तो क्या इंसाफ कर सकें।
अजीज कुरैशी के बयान को बीजेपी विरोधियों ने भी मौके की तरह देखा और इसी बहाने योगी सरकार के तौर तरीके पर सवाल पूछ लिया कि आजम खान का एक के 2 केस पूरा परिवार पर लगातार केस रहे कि एक पता नहीं कितने में बेल हुआ है, कितना में उन्हें बेल नहीं हुआ। ये कोई योगी जी का जो तौर तरीका रहा है, इसको कोई भी सब तरीका नहीं कहा जा सकता है। योगी जी के सारे कार्यकलाप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। हालांकि बीजेपी अजीज कुरैशी के बयान को ज्यादा तूल नहीं दे रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यूपी के चुनावी माहौल में सभी को जुबान पर संयम रखने की नसीहत दी। नहीं कहूँगा कोई भी हो, वाणी का संयम बहुत जरूरी है और चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, लोग सब कुछ करें, आपसी सौहार्द, समन्वय और वाणी का संयम ये बनाए रखें। आजम खान को लेकर यूपी की सियासत में पहले ही बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की जंग चल रही है। अब चुनाव करीब आने के साथ ऐसे बयान इस जंग को और तीखा करेंगे। आज तक ब्यूरो। राज्यपाल जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं साहब, लेकिन उनकी भाषा। शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। तालिबान का बरसों पुराना सपना आखिरकार पूरा हो गया। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर में उसका कब्जा हो गया है और अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में है। उधर नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अंडरग्राउंड हो गए हैं। अहमद मसूद ने अपने ऑडियो संदेश में कहा है कि खून के आखिरी कतरे तक ये जंग जारी रहेगी। देखिए। पंजशीर पर तालिबान का कब्जा। पंजशीर की राजधानी बाजारक में फहराया तालिबानी झंडा। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान राज। पंजशीर की राजधानी बाजारक में तालिबानी अपना झंडा लगा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तालिबान की तरफ से इस बात की मुनादी है कि पंजशीर के शेर लड़ाई हार चुके हैं। पंजशीर की राजधानी में तालिबान ने अपना झंडा फहराने के साथ ही ऐलान कर दिया है कि अब पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो गया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए कहा, पंजशीर पर कब्जा होने के बाद विद्रोहियों की पकड़ खत्म हो गई। पूरा देश अब तालिबान के नियंत्रण में है। देश में जंग खत्म हो गई और अब अफगानिस्तान एक स्थिर देश बनेगा। तालिबान पंजशीर पर पूरी तरह कब्जे का दावा कर रहा है। वो अफगानिस्तान में स्थिरता का दावा कर रहा है, लेकिन साथ में धमकी भी दे रहा है कि अगर किसी ने पंजशीर की तरह विरोध की हिमाकत की तो तालिबानी लड़ाके उसका करारा जवाब देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर किसी ने विद्रोह और दंगों की आड़ में हमारे खिलाफ हथियार उठाया तो वो पूरे देश और हमारे लोगों का दुश्मन होगा। हम लोग नहीं चाहते कि जंग जारी रहे। किसी के लिए भी जंग जारी रखने की कोई वजह नहीं है। इसलिए लोगों को यह जानने की जरूरत है कि इस्लामिक अमीरात ने जंग खत्म कर दी है। एक तरफ तालिबान पंजशीर पर अपने कब्जे के दावे कर रहा है, उसके नेता पंजशीर की राजधानी में अपना झंडा फहरा रहे हैं। यही नहीं, गवर्नर हाउस के आसपास भी तालिबानी दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट एरियाज हमारे कंट्रोल में, वो प्रोविंशियल सेंटर का अभी हमारे फोर्सेस पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह उधर भी नॉर्मलसी और पीस रिस्टोर हो जाएगा, जैसे दूसरे शहरों में और प्रोविंसेस में है। उधर पंजशीर ने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी है। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने अपना एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा,
افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های हम खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। तालिबान का विरोध जारी है। पंजशीर में हमारी फोर्स अभी भी मौजूद है। तालिबान से लड़ना जारी रहेगा। مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان तालिबान ने काबुल पर तो 15 अगस्त को ही कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने हार नहीं मानी थी। तालिबान से 21 दिनों तक लोहा लेते रहे। इस बार पाकिस्तान और तालिबान दोनों पंजशीर के खिलाफ मिल गए। तालिबान से तो पंजशीर के शेर निपट ही लेते, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देकर पंजशीर के शेरों को बैकफुट पर कर दिया। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने अपने ऑडियो संदेश में तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ के खिलाफ पूरी दुनिया को साथ आने का आह्वान किया है। ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा है, तालिबान के साथ पाकिस्तान की मिलीभगत है। सभी देश पाकिस्तान तालिबान की मिलीभगत से वाकिफ हैं, फिर भी खामोश हैं। पाकिस्तान ने पंजशीर में सीधे अफगानियों पर हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप देखता रहा। अहमद मसूद ने अपने संदेश में पूरी दुनिया को चेताते हुए कहा कि तालिबान बदला नहीं है। तालिबान तो और ज्यादा दमनकारी, क्रूर, ज्यादा कट्टर और हिंसक हो गया है। तालिबान पंजशीर पर कब्जे का दावा कर रहा है और पंजशीर ने अभी पूरी तरह सरेंडर नहीं किया है। अफगानी मीडिया की माने तो पंजशीर में विद्रोहियों के नेता अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। उधर पंजशीर की इस जंग में दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर खून खराबे की खबर है। आज तक ब्यूरो। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज रहा। पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा रहा, लेकिन पंजशीर के शेरों ने तालिबान को नाको चने चबवा दिए। इस बार भी तालिबान को काबुल पर कब्जा किए 23 दिन हो गए। अब जाकर पंजशीर पर उसका कब्जा हुआ है, वो भी तब जब इस लड़ाई में पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। हम आपको बताते हैं कि पंजशीर की जंग में कब कब क्या क्या हुआ और आज की स्थिति क्या बनी। एक एक करके इसके बारे में आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं। 23 अगस्त को पंजशीर तक पहुंचे तालिबान के लड़ाके, यानी कि तालिबानी लड़ाके 23 अगस्त को वहां पर पहुंच गए। 29 अगस्त को पंजशीर का इंटरनेट बंद कर दिया तालिबान ने। आपको याद होगा 15 अगस्त को काबुल पहुंच चुके थे ये लोग। 31 अगस्त को तालिबान रेजिडेंस फोर्स की जंग, तालिबान और जो वहां के फोर्स है इन दोनों के बीच की जंग काफी ज्यादा तेज हो गई। 31 अगस्त के बाद परिस्थितियां लगातार बदलती हुई चली गई। 1 सितंबर को तालिबान और पंजशीर की बातचीत नाकाम रही। बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन वो बातचीत पूरी तरह से नाकाम रही। 1 सितंबर यानी कि इसी महीने की पहली तारीख 4 सितंबर को पंजशीर पर तालिबान का हमला तेज हो गया, लेकिन फिर भी पंजशीर के लड़ाके डटे रहे, अड़े रहे। तालिबान ने चारों ओर से पंजशीर की घेराबंदी कर ली और यहां पर एक ऐसे मुल्क की एंट्री हो गई उसके बाद, जिसके बाद स्थितियां तालिबान के अनुकूल बन गई। पाकिस्तान और तालिबान पंजशीर के लड़ाकों को कुचलने के लिए एक साथ आ गए। साथ साथ यानी कि पाकिस्तान की ओर से तालिबान का यहां पर साथ दिया गया और पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान की मदद की। चारों ओर से पंजशीर के लड़ाकों के ऊपर बम बरसाए गए। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उन्हें काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर में बम बरसाए, यानी कि तालिबान से तो अकेले पंजशीर के लड़ाके लड़ लेते, लेकिन वहां पर पहुंच गया पाकिस्तान। पंजशीर में पाक वायुसेना ने ड्रोन से लगातार बम बरसाए ताकि तालिबान को मदद मिलती रहे और वो एक एक हिस्से पर कब्जा करता हुआ चला जाए। वहीं ऑडियो संदेश में अहमद मसूद की ओर से दावा किया गया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान की मिलीभगत है। यह स्पष्ट हो गया है कि पंजशीर में तालिबान पाकिस्तान की मिलीभगत है। इसी वजह से वहां पर एज तालिबान के लिए हो गया है और तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो गया है। वैसे पाकिस्तान अगर साथ नहीं देता, पाकिस्तान की वायुसेना अगर तालिबान की मदद नहीं करती, तो शायद पंजशीर इतनी जल्दी तालिबानी कब्जे में नहीं आता। पंजशीर में पिछले 2 दिनों में बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। पंजशीर के कई योद्धा मारे गए, यहां तक कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती की भी इस जंग में मौत हो गई। ये पंजशीर की राजधानी बजरक का वीडियो है, जहां 2 तालिबानी हाथों में राइफल लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों में 3 हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं।
तालिबान का दावा है कि ये हेलीकॉप्टर नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के हैं। अफगानी मीडिया के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह के घर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। इसके बाद से ही अमरुल्लाह सालेह किसी अज्ञात जगह पर छुपे हुए हैं। दावा यह भी है कि सालेह ताजिकिस्तान चले गए हैं। तालिबान से पिछले 2 दिनों की जंग में बड़े पैमाने पर खून खराबे की खबर है। इसमें सबसे अहम नाम है नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती का। पेशे से पत्रकार फहीम दश्ती पंजशीर की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे थे। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज के सूत्रों के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती पंजशीर के रोखा जिले में तालिबान की लड़ाई में मारे गए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि फहीम दश्ती को इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन ने नहीं मारा था। मुजाहिद ने दावा किया कि तालिबान ने फहीम दश्ती को मारने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि कमांडर गुल हैदर और जनरल चरत के बीच लड़ाई में फहीम दश्ती की मौत हो गई। यही नहीं पता कितने लोग मारे गए हैं, लगता है बहुत लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये सब बेगुनाह थे। तो मैं समझता हूँ फहीम दश्ती एक बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन थे और अमन शांति में उनका विश्वास था। ये दुखद समाचार है और इसका जितना भी खंडन किया जाए मैं कम हूँ। मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव डालना चाहिए कि ये जंग तुरंत वहाँ पे बंद होनी चाहिए और बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। 1 सितंबर को तालिबान और पंजशीर के बीच बातचीत का जब कोई हल नहीं निकला तो तालिबान ने पंजशीर के खिलाफ जंग तेज कर दी थी। पिछले 2 दिनों में पंजशीर घाटी में भयानक रक्तपात हुआ। इसी लड़ाई में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल अब्दुल उदूद जारे भी मारे गए। अहमद मसूद के भतीजे मुनीब अमीरी भी पंजशीर की लड़ाई में मारे गए। रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद ने भी पंजशीर की लड़ाई में अपनी शहादत दे दी। तालिबान पंजशीर में अपने कब्जे का दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने अभी अपने घुटने टेके नहीं हैं। अलायंस के नेता अहमद मसूद ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा, इसी को कहते हैं ताकत। अपने धर्म के लिए लड़ो, अपनी गरिमा और अपने राष्ट्र के लिए लड़ो। इससे ज्यादा सम्मानजनक कुछ और नहीं है। बल्क से पंजशीर तक मेरा परिवार लड़ रहा है। तालिबान हमारे परिवारों को मारने के लिए निकल पड़े हैं। वे या तो घर घर जा रहे हैं या फिर पंजशीर में जा रहे हैं। उन्होंने अगर एक देश के ऊपर पूरा कब्जा किया है और उसके ऊपर वो राज करने का अगर सोच रहे हैं तो ये वाकई में पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा इसीलिए है कि वो आतंकवादी जो अपनी घटनाएं हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि वो पूरे दुनिया में आतंकवादी घटनाएं करेंगे। उधर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के करीबी बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के जवान ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद हैं और तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वॉशिंगटन से अहमद मसूद के सहयोगी अली नजारी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, This isn't our first time experiencing this. We fought 10 years against the mighty Red Army. We fought 5 years against the Taliban and international terrorism in the 90s and early 2000s. This isn't the first time we're experiencing these challenges. We were able to overcome these challenges before. We'll overcome them again. तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर में जंग खत्म हो गई है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने खून के एक-एक कतरे तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। पंजशीर की जंग में 350 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तालिबान पाकिस्तान की मदद से पंजशीर हथियाने में जुटा है, लेकिन नेताओं के तेवर से तो यही लगता है कि पंजशीर ने अभी हार नहीं मानी है। आज तक ब्यूरो। पंजशीर में अफगानिस्तान में आगे क्या होता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। शंखनाद में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।